हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। सीएपीएफएसी 2020 का पेपर 1 जीएस थ्रू एमसीक्यू में आज हम क्विज नंबर 44 देखेंगे। तो आज जो है अक्टूबर का लास्ट ये क्विज है। उसके बाद जो होगा यानी कि क्विज नंबर 45 जो होगा वो नवंबर में होगा, क्योंकि आज फ्राइडे है। तो कल आपका 31st हो जाएगा, फिर हम नवंबर में यानी कि फर्स्ट जो मंडे पड़ेगा वो आपका 2 नवंबर, तो नवंबर वाला जो भी है वो उसमें स्टार्ट होगा, तो 45th नंबर। तो आज हम कर लेंगे, तो यानी कि 800 आपके 80 क्वेश्चंस इसमें हो जाएंगे। हमने आपको बोला है इसमें कि जो भी है जो भी सब्सक्राइबर होंगे उन्हें 1500 क्वेश्चन टोटल, जो भी मंथ के आधार पे जितना आप सब्सक्राइब जो भी करते हो, तो ये क्वेश्चन सिर्फ आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो। जो भी सब्सक्राइबर होंगे उन्हें जो फाइनल जो है कंपाइलेशन भी दिया जाएगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर सको। अब जो सपोज 1 मंथ का लिए हो तो उन्हें 1 मंथ का कंपाइलेशन दे देंगे। जो आप पूरे लेते हो तो उसे पूरे कंपाइलेशन दे दिया जाएगा, ताकि आप फाइनली जो है उसको रिवाइज मल्टीपल टाइम्स करो। आंसर की भी वहीं होंगे, यानी हाईलाइट कर दिया जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी में आप उस चीज को पढ़ोगे। तो आंसर की हाईलाइट करके, कि ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं, 20 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, which among the following cities of India will have midday sun exactly overhead only once a year? तो देखो, जो कह रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसमें कि मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, तो सिर्फ एक बार ऐसा होता है। अब देखो, जो भी कुछ शहर आपके हैं, तो उसमें से जैसे आप देखोगे दार्जिलिंग और आपका श्रीनगर, तो दार्जिलिंग और श्रीनगर जो है उसमें आपका मध्याह्न का जो सन होगा वो ओवरहेड डायरेक्ट जो होगा वो आपका अ, नहीं होगा। ठीक है, इसका कारण क्या है कि मध्याह्न का सूर्य जो ठीक आपका उनके पास ही होता है, जो उस बीच में ही जो 23 डिग्री हाफ डिग्री नॉर्थ, और ये आपका इक्वेटर है, और 23 हाफ डिग्री साउथ, इसके बीच में जो पड़ रहा है तो वो वही होगा। तो इसमें से कौन आपका हो जाएगा? ये नागपुर एंड कोलकाता। ठीक है, और बाकी यदि देखोगे तो वो इस रेंज के 23.5 जो होंगे उसमें से कोई ना कोई जो है उसके बाहर पड़ेगा, तो ये इसमें से नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑलरेडी देखो इसमें से चेन्नई चेन्नई बिलो है, लेकिन ये आपका जो है दिल्ली ऊपर हो जा रहा। श्रीनगर श्रीनगर और दार्जिलिंग ऊपर हो जा रहा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हैदराबाद हैदराबाद तो रेंज में है, लेकिन कोहिमा जो है ऊपर पड़ जा रहा है, तो ये आपका डी होगा। नेक्स्ट है, what is or are the major difference or differences between a written and an unwritten constitution? तो there are some country जैसे न्यूजीलैंड, आपका ये ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम, ये जो है आयरलैंड, तो इनके जो है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि वहां कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर कोडिफाइड नहीं है। प्रॉपर कोडिफाइड इन द सेंस की सिस्टमेटिक ढंग से एक जो डॉक्यूमेंट है वो नहीं है। वहां कन्वेंशन अधिक फॉलो होता है, कन्वेंशन का अधिक इंपॉर्टेंस है। और जैसे ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि एक बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पावर है। पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट जो भी लॉ बनाती है यदि वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करती है या कुछ भी, तो उसे नल एंड वॉइड किया जा सकता है। तो कह रहा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इन द कंट्री एंड द अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट द फॉर्मल सोर्स। हाँ सही है, देखो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि फॉर्मल सोर्स नहीं है, वहां कन्वेंशन बहुत अधिक रोल प्ले करता है, और उसके बाद पार्लियामेंट जो मेजर डिसाइड करती है, तो ये ठीक है। A written constitution is entirely codified whereas unwritten constitution is not। हाँ ये वन ऑफ द थिंग्स है, यहाँ भी कुछ चीजें अनरिटन में भी लिखा होता है, लेकिन ये प्रॉपर कोडिफाई नहीं होता है, तो सी इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, preamble is useful in constitutional interpretation because it
देखो प्रियम्बल भी जो है वो काफी बार आपको पूछता है, क्योंकि प्रियम्बल क्या कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में यदि कॉन्स्टिट्यूशन को देखना है या पढ़ना है तो आप प्रियम्बल को देखिए। प्रियम्बल जो है ये एक आईना है जो आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है। तो कहता है कि प्रियम्बल यूजफुल क्यों है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन में, करा यूजेज वैल्यू लोडेड वर्ड्स। ये वैल्यू लोडेड वर्ड्स तो है, लेकिन वो उसके कारण नहीं है इंटरप्रिटेशन में वो यूजफुल है। ये कहता है कंटेन्स द रियल ऑब्जेक्टिव एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। हाँ, ये बताता है कि एक्चुअली हम कॉन्स्टिट्यूशन को किस ढंग से बनाना चाहते हैं, क्या इक्वालिटी से ले करके और सारी चीजें फ्रीडम्स सारी चीजें हमको देना है, और जनता एक तरह से सोवरेन है, ये सारी चीजें ये बताता है। अब कह रहा इज अ सोर्स ऑफ पावर एंड लिमिटेशन। नो, ये पावर का सोर्स नहीं है। गिव्स एन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जॉस्टिव लिस्ट ये कैसे देगा इतना छोटा में, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which one among the following was the immediate cause of attack of Nawab Sirajuddaulah on Calcutta in 1756? तो देखो ये जो है 1756 में जो कलकत्ता पे अटैक नवाब ने किया, तो वो क्यों किया? रिफ्यूजल ऑफ द इंग्लिश कंपनी टू पे द ओवर ड्यू ट्रेड टैक्स। नहीं, ये ओवर ड्यू ट्रेड टैक्स के कारण नहीं हुआ था। द इंग्लिश कंस्पायर्ड अगेंस्ट द नवाब विद द व्यू टू डिपोज हिम फ्रॉम द थ्रोन। ये बाद की, थोड़ी बाद की घटना है, तो ये भी उस समय सही नहीं है। सिराजुद्दौला वांटेड टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम बंगाल। ये देखो, ये कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला चाहता था, लेकिन ये यहाँ स्पेशल है कलकत्ता पे अटैक के लिए, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में ये रिफ्यूजल ऑफ द इंग्लिश टू डिमोलिश द फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता। हाँ, ये सही है। जो फोर्ट विलियम्स बनाया था, तो उसको उन्होंने फोर्टिफिकेशन कर दिया, लेकिन नवाब बोला कि यदि हम सोवरेन हैं तो फिर हम हमारे मर्जी के बिना तुम फोर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हो। तो उस चीज को उन्होंने कहा कि अब कर दिए हो, लेकिन उसको डेमोलिश करो, गिराओ। तो ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, तो उसके बाद वो अटैक हुआ। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। देखो, ये फाउंडेशन की बात कर रहा है, तो इसमें से देखा जाए तो सारे के सारे ट्रेड यूनियनिस्ट लीडर थे, लेकिन इसमें फाउंडेशन मेंबर करा, फाउंडिंग मेंबर तो एनएम जोशी थे, लाला लाजपत राय थे, जोसेफ बैप्टिस्टा थे। ये बीबी गिरी लेबर यूनियन के लीडर थे, लेकिन ये उससे के फाउंडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो बीबी गिरी आंसर हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। बीबी गिरी फिर बाद में वाइस प्रेसिडेंट एज वेल एज प्रेसिडेंट भी बने। नेक्स्ट आपका है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो कह रहा है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। तो राइट कन्फर्ड बाय आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 359 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, तो इन नॉर्मल केसेस में है जो आर्टिकल 32 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट ये। तो कह रहा है कि ये स्टेटमेंट ये अपने आप में सही है, हमें नोट करेक्ट यहाँ फाइंड करना है। नेक्स्ट है, enforcement of article 21 and 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। हाँ, देखो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, सस्पेंड इसे नहीं किया जा सकता है। अब इसको देखो, इस आर्टिकल में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन सर्टेन केसेस में, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ जो है वो सस्पेंड नहीं किया जा सकता, लेकिन राइट टू लाइफ जो एब्सोल्यूट अपने आप में नहीं है। यदि आपने गलती किया है तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के तहत जो है वो इस पे किसी का जीवन लिया जा सकता है, यदि कुछ ने उसने गलती किया है, तो वो जो हीनियस क्राइम कहते हैं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, ये में तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, पनिशमेंट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अ स्टेट लेजिस्लेशन फॉर ऑफेंसेस अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नो, ये सेंट्रल लॉ के अंतर्गत है, तो सेंट्रल लॉ के अंतर्गत स्टेट उस चीज को ये प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती है। तो आपका जो है ये गलत है, ठीक है। तो इसके लिए सेंट्रल प्रॉपर लॉ बनाएगी, तो ये आपका ही गलत हो गया। नेक्स्ट, द फंडामेंटल राइट्स कैन बी एब्रोगेटेड बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट विद रिगार्ड टू मेंबर्स ऑफ द फोर्सेस चार्ज्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। हाँ, यही ये जो है जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट्स जैसे आर्म फोर्सेस वगैरह में ये रहते हो, तो आपके कार्टेल किया जा सकता है। ये मैं जैसे इंटरव्यू वगैरह जो मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं उनसे मैं यही चीजें कुछ लोगों से पूछा कि कौन सा एब्सोल्यूट है, तो ये देखो इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आपको लगाया जा सकता है, राइट टू लाइफ भी आपका लिया जा सकता है। तो सी इसका गलत वो सी है, यानी आंसर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो फर्स्ट इसमें है
established a bicameral legislature at the center, हाँ सही है. Introduced diarchy in the provincial executive, सही है. Introduced a federal system of government in India, no. ये चीज को नहीं किया. इसको एक तरह से प्रॉपर जो दिया गया 1935 में इस चीज को किया जा रहा था. तो इसको डी इसका आंसर है. नेक्स्ट, which of the following statement about Quit India movement of 1942 is are correct? तो फर्स्ट, द मूवमेंट वाज मैसिव इन कैरेक्टर. तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, मूवमेंट मैसिव था ही. वन ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ द मूवमेंट वाज द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिस्ट एट द लोकल लेवल डिफाइंग द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी. ये सही है. देखो, कम्युनिस्ट पार्टी लार्जर स्केल पे इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि जो रसिया वर्ल्ड वार आपका 2 में जो है ब्रिटेन के साथ था, तो रसिया ने बोला नहीं, हम जो है ये हम नहीं कर सकते हैं, तो हम शामिल नहीं हो सकते. इसको साम्यवादी इसको कर लेना है, ठीक है, साम्यवादी ये. तो रसिया ने के साथ था, कम्युनिस्ट वाले थे, लेकिन जो लोकल कम्युनिस्ट लीडर थे उन्होंने अपने आला कमान का डिफाई करके उस पार्टिसिपेट किया. तो सेकंड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है. तो हमारे पास एक ही विकल्प बचता है, ये. इट वाज अ कंप्लीटली नॉन वायलेंट मूवमेंट. नहीं, ये ऑलरेडी आप जान रहे हो कि ये कंप्लीट नॉन वायलेंट नहीं था. तो देखो, इसमें ऑप्शन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था. देखो, ई वाला तो आप जान भी रहे थे, मान के चलो ये जान रहे थे, तब भी आपके पास दो में काफी कंफ्यूजन, क्योंकि नंबर 2 जो है काफी कंफ्यूजिंग था. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द कॉमन एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग थ्री न्यूज़पेपर्स द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया? ये ज्ञान प्रकाश, हितवाद. तो ये तीनों में कॉमन क्या था? तो दे वेयर न्यूज़पेपर ब्रॉट आउट बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नो. दे वेयर न्यूज़पेपर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म, नो. दे वेयर न्यूज़पेपर ऑफ मॉडरेट व्यूज ब्रॉट आउट बाय सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. ये सही है, सी. नेक्स्ट है, फॉर महात्मा गांधी सत्याग्रह इज, तो अ पॉलिटिकल फोर्स, सही है. अ फिलोसफी ऑफ लाइफ, हाँ सही है. आइडियोलॉजी ऑफ एक्शन, हाँ सही है. इसका मतलब है हर वो चीज में जो अपने मन क्रम वचन सब में जो है उसको सत्याग्रह को फॉलो करना है. नेक्स्ट है, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज, तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स बाई एरिया. प्रेशर फोर्स बाई एरिया होता है. तो कह रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया एंड बोथ फोर्स एंड एरिया आर वेक्टर्स, नो. ये आपका गलत है. ठीक है, तो फोर्स तो आपका वेक्टर है, एरिया आपका वेक्टर नहीं है. इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स टू एरिया. देखो, स्टेटमेंट ये सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है. आप ये देखोगे सी, इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू एरिया. तो देखो, ये जो है एक तरह से स्केलर क्वांटिटी इस वजह से है कि ये जो कह रहा है कि इट इज द रेशियो ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि नॉर्मल टू एरिया, इस वजह से आपका ये है. नेक्स्ट, a horse and a donkey can breed to produce mule, which is an infertile animal. The infertility is because horse and donkey belong to different. तो देखो, ये क्लास नहीं, क्लास सेम से बिलोंग करते हैं, ऑर्डर भी नहीं. ये स्पीसीज जो डिफरेंट स्पीसीज से, डिफरेंट जो है प्रजाति से बिलोंग करते हैं, तो इस वजह से सी. नेक्स्ट, धर्मा एंड रीता depicts a central idea of ancient Vedic civilization of India. In this context, consider the following statements. So, dharma was a conception of obligations and of the discharge of one's duty to oneself and to others. हाँ, ठीक है. तो धर्म एक कंसेप्शन था कि व्यक्ति के दायित्व तो स्वयं के प्रति और दूसरे के प्रति, ठीक है. तो रीत वाज फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट. हाँ, ये भी सही है. तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, consider the following statements. Biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to the higher latitudes. तो ये आपका जो है जो उच्चतर अक्षांश का रहा की तुलना में निम्नतर अक्षांश में ज्यादा होता है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है वो सही है, क्योंकि जैसे जैसे आप पोल की ओर बढ़ेंगे तो आपका बायोडायवर्सिटी कम होता जाता है. तो फर्स्ट सही है. नेक्स्ट, अलोंग द माउंटेन ग्रेडियंट्स बायोडायवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर अल्टीट्यूड्स एज कंपेयर टू हायर अल्टीट्यूड. सही है. इनफैक्ट ऊपर जब से जाते हैं टेम्परेचर बहुत गिर जाता है और वो उसमें बर्फ बहुत ज्यादा होते जाता है, तो वो जो है कि वो कंड्यूसिव उतना नहीं रह जाता है. तो इसका सी दोनों हो जाएगा. नेक्स्ट है,
What could be the main region or regions for the formation of African and Eurasian desert belt? तो ये फर्स्ट इसका है, इट इज लोकेटेड इन द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये सही है। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वार्म ओशन करेंट्स, नो इट कोल्ड ओशन करंट के कारण जो होता है ये जो आपका डेजर्ट बनता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो ओनली वन हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, तो ये इन्फ्लेशन के साथ होता है। देखो जैसे ही इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो ग्रोथ होता है तो आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट बढ़ रहा है तो लोगों के पास मनी अधिक होगा, मनी अधिक होगा तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, तो डिमांड ज्यादा करते हैं तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ता है, वो चलता रहता है। और एक और चीज है कि यदि इन्फ्लेशन नहीं होगा, मान के चलो कि इन्फ्लेशन नहीं होता है तो प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करने में मोटिवेटेड नहीं होंगे, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। देखो इसमें अभी रिसेंटली जो है ओकाबांगो बेसिन या ओकाबांगो डेल्टा, ये काफी फेमस था क्योंकि यहाँ बहुत सारे जो एलिफेंट्स वगैरह मर गए। बोट्सवाना, बोट्सवाना रीजन में, बोट्सवाना जो आपका बोट्सवाना, केन्या, नामीबिया, इस रेंज में। तो बोट्सवाना में भी बहुत सारे जो ओकावांगो बेसिन या ओकावांगो डेल्टा में बहुत सारे एलिफेंट्स वगैरह मर गए, तो इस वजह से ये काफी चर्चा में रहा था। तो ओकावांगो बेसिन आपका ये पेटागोनिया में नहीं है, ये आपका जो है बोट्सवाना, केन्या, ये सब रेंज में ये पड़ता है अफ्रीका में। नेक्स्ट आपका ये है एब्सिनियन प्लेटू, एब्सिनियन प्लेटू जो ये अरेबिया में नहीं है, ये आपका जो है इथियोपिया में है, तो ये भी आपका ये गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट एटलस माउंटेन, तो एटलस माउंटेन करा नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, ये आपका जो है मागरेब रीजन में पड़ता है, तो ये मागरेब रीजन में ये आपका जो है वो मोरक्को क्षेत्र में पड़ता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो गयाना हाईलैंड जो है, गयाना हाईलैंड जो है वो आपका साउथ वेस्टर्न अफ्रीका में ये पड़ता है, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट जो है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन, तो टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा, ये कर सकते हैं। बी ए मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द लोकसभा, ये भी कर सकते हैं। स्पीक इन द लोकसभा, ये भी कर सकते हैं। वोट इन द लोकसभा नहीं, वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वोट वही करेंगे जो लोकसभा के मेंबर हैं। तो इसका फोर गलत हो गया, तो फोर गलत हो गया, 1 2 3 सही है, सी सही है। नेक्स्ट है, on the planet earth most of the fresh water exists as ice caps and glaciers, out of the remaining fresh water the largest proportion is, तो देखो 97 पॉइंट समथिंग परसेंट जो है सिर्फ और सिर्फ आपके ये है ओशियनिक वाटर है जो सॉल्टी है, जो डायरेक्टली यूज में नहीं है। तो उसमें से कह रहा है कि जो बचे 2 पॉइंट समथिंग परसेंट, तो उसमें से मेजोरिटी जो है वो आइस कैप में है। उसके बाद जो लार्जेस्ट है तो वो आपका जो है ये ग्राउंड वाटर में पाया जाता है, तो एग्जिस्ट एज ग्राउंड वाटर। देखो ये एनसीईआरटी आप ज्योग्राफी का ये पढ़ोगे तो इसमें आप डायरेक्ट आपका दिया हुआ है कि 100% यदि वाटर है तो देखो ओशियन में सबसे ज्यादा 97.3% है, सलाइन वाटर है। उसके बाद आइस कैप में 2%, तो यानी 99.3% तो इसी में हो गया। फिर आप उसको देखोगे तो जो 0.68% जो है ग्राउंड वाटर है, ये सब आपके फ्रेश वाटर में से ये आ रहे हैं। ठीक है, फिर फ्रेश वाटर लेक्स इनलैंड एंड सी, इसमें ये है 0.009। फिर आपका सॉल्ट लेक्स, ये मेन ओशन में है। सॉल्ट लेक फिर ये है, फिर एटमॉस्फेयर में रहता है, फिर रिवर्स में रहता है। रिवर्स में आपका सबसे कम है इसमें से दिया हुआ। तो ये आपका जो है यानी कि कह रहा है कि आइस कैप के बाद फ्रेश वाटर सबसे अधिक कहाँ है, तो ग्राउंड वाटर है। तो वो ग्राउंड वाटर ही हमारा ये पूछ रहा था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज में, which one of the following is the correct sequence of ecosystems in the order of decreasing productivity? तो डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी के ऑर्डर में तो सबसे अधिक जो प्रोडक्टिव होता है वो मैंग्रोव होता है। तो देखो मैंग्रोव हमारा, ओशन सबसे कम होगा। ओशन में बहुत अधिक प्रोडक्टिविटी होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता, इनफैक्ट आराम से। तो ओशन सबसे कम होगा, ये बात ध्यान रखो। तो ये आपका नहीं होगा। अब ओशन सबसे कम होगा तो यही आपका आंसर बचता है, मैंग्रोव, ग्रासलैंड, लेक्स, ओशन। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ये 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। और इसी के साथ अक्टूबर जो महीना है, अक्टूबर महीना का ये आज आखिरी अ, है आपका वीडियो। अब जो है नवंबर से स्टार्ट होगा। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट हम्बल कि जो भी आप सब्सक्राइब करो, तो जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे उतना अच्छा है हम हमारे लिए भी। और कहीं न कहीं ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो भी रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, तो कहीं न कहीं वो उस फॉर्म में आपका कंट्रीब्यूशन भी होगा। ओके?
Thanks for watching this.